Okay, so in the last lecture we have seen the classification of polymers. Polymers चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं. बेसिकली चार टाइप की क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं. राइट, सबसे पहले क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. ओके, उसमें क्या था कि नेचुरल होंगे, सिंथेटिक होंगे, सेमी सिंथेटिक होंगे. देन हमने देखा कि ऑन द टाइप ऑफ मोनोमर, है ना, होमोपॉलीमर हो सकता है, कोपॉलीमर हो सकता है. देन ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड जो हमने देखा कि उसका जो स्ट्रक्चर है, लीनियर हो सकता है, ब्राइंड हो सकता है, क्रॉस लिंक्ड हो सकता है. उसके बाद में हमने देखा कि उसका मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, विच कैन बी एडिशन पॉलीमराइजेशन और विच कैन बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. और एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को बहुत डिटेल में देखा. ओके, वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना. नाउ फिफ्थ टाइप ऑन कैटेगरी ऑन क्लासिफिकेशन इज इट इज बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, इसको मैं IMF लिखता हूँ. सो IMF स्टैंड फॉर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. ओके, तो फिफ्थ टाइप जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेस पर है, बेस्ड ऑन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. अब हम लोग देखेंगे कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होती है. इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. अब कुछ पॉलीमर्स में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है, किसी में वीक होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस और वेरिएशंस आते हैं. तो हम लोग एक एक करके उसमें देखेंगे. उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है इलास्टोमर्स. ओके, द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज नथिंग बट द इलास्टोमर्स. अब देखिए, नाम से ही जाहिर है इलास्टोमर्स. सो इलास्टोमर्स मतलब कौन से सब्सटेंस जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है. ठीक है, तो ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी हो, दे आर कॉल्ड एज इलास्टोमर्स. अब इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, सिंपल सी चीज है. मोस्ट कॉमन एग्जांपल सबको पता है, रबर. रबर जो जब उसको खींचेंगे तो क्या होता है, वो एक्सपांड होता है, एक्सटेंड होता है, और जब उसको वापस छोड़ेंगे तो अपनी पोजीशन पर वापस आता है. तो ये प्रॉपर्टी जो है, expanding on applying the pressure, and when we release it will gain its original position और its original structure. इसको क्या बोला जाता है, इलास्टोमर. सो इलास्टोमर्स के अंदर क्या पाई जाती है, इलास्टिसिटी. अच्छा, अब इलास्टिसिटी जो पाई जाती है ये इस बात की अलामत है कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है. वाई वीक, इसलिए कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा वीक होगी जब भी तो वो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे ना. बेसिकली हम लोग उसको रबर को एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है. इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक है. तो दे कंटेन वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, सो दे हैव वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये याद रखना. तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इलास्टोमर्स में. ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, एंड दे कंटेन वीक वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, रबर, सबको पता है. फाइन. इसी तरह और एक एग्जांपल होगी बोनाएस. बोनाएस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ रबर. सिमिलरली बोनाएन, बोनाएस, बोनाएन, दे ऑल आर पॉलीमर्स. इसको हम लोग डिटेल में आगे देखने वाले हैं. तो ये सारे रबर की कैटेगरी में है, एंड द नेचुरल रबर ऑब्वियस. तो ये सारे जो टाइप के पॉलीमर्स हैं इन्हें क्या बोला जाता है, इलास्टोमर्स. ठीक है, तो ये पहली कैटेगरी हो गई. स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ओके, सेकंड इज फाइबर्स. सेकंड इज फाइबर्स. फाइबर सबको पता है. बेसिकली फाइबर हम लोग थ्रेड के लिए भी यूज करते हैं. थ्रेड है ना, धागे, थ्रेड जिससे रोप्स वगैरह बनती है. फाइन. तो ये जो होते हैं ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके थ्रेड्स, जिनके फाइबर्स, जिनके जो है उन फाइबर से कपड़े और रोप्स वगैरह बनाई जाती है. तो याद रखना, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है. दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसका मतलब इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सिंपल से एग्जांपल लो, आप लोग नायलॉन लो या पॉलिस्टर लो. ठीक है, देखो पॉलिस्टर के कपड़े आते हैं, पॉलिस्टर के थ्रेड्स भी आते हैं, नायलॉन की रोप्स आती हैं. देखो नायलॉन का एक बारीक सा थ्रेड भी लेंगे ना आप, उसको अगर तोड़ना चाहो खींच कर तो टूटता नहीं. वह इसलिए कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कॉटन के जो
है ना, थ्रेड्स आते हैं, देखो कॉटन के धागे आते हैं, वो इजीली ब्रेक होते हैं, बट नायलॉन के या पॉलिस्टर के जो धागे होते हैं वो आसानी से ब्रेक नहीं होते। तो ये नायलॉन और पॉलिस्टर के जो पॉलीमर्स हैं, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, इस वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये हाई होती है, और इन्हें क्या बोला जाता है, फाइबर। दे आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, दे आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे थ्रेड बनता है, ओके, थ्रेड से फिर रोप्स बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, ओके। और इसकी एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे तो एग्जांपल इज नायलॉन इज द बेस्ट एग्जांपल, सिमिलरली पॉलिस्टर, दीज टू बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ फाइबर। पॉलिस्टर को टेरिलीन भी बोला जाता है, ठीक है, तो टेरिलीन वी कैन से, और वी कैन से द पॉलिस्टर, दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, फाइबर, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट याद रखना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, दे आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड द एग्जांपल्स आर नायलॉन एंड पॉलिस्टर, राइट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं, ओके। सो द थर्ड इज थर्मोप्लास्टिक, थर्ड कैटेगरी इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। Now what do you mean by thermoplastic, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर्स को बोला जाता है जो रिसाइकल हो सकते हैं, रीमोल्ड हो सकते हैं। देखो बहुत सारी प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक के ऊपर लिखा होता है रिसाइकल, कैन बी रिसाइकल्ड, ओके, कैन बी रीयूज्ड। तो बेसिकली होता क्या, लेट्स से अगर हमने पॉलीथीन या प्लास्टिक ले लिए, ठीक है, पॉलीथीन का एक बैग ले लिए, उसको यूज करके फेंक दिए, लेकिन बाद में क्या होता है, उसी को जब हम लोग वापस से जो है रीयूज करना चाहे तो कर सकते हैं। उसमें करते क्या है, उसको वापस से हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो जिससे वो फिर से क्या होता है, सॉफ्ट होना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू होता है, और फिर उसको वापस से किसी दूसरे मोल्ड में डालकर हम लोग उसको वापस से नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, है ना, ऑन हीटिंग they become soft, on heating they become soft, और उसके बाद on cooling they become hard again, on cooling they become hard, fine। और they can be, third and the most important point, can be remolded and reused। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसको हीट करेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे ना, मोल्डिंग कंडीशन में आ जाएंगे। जब हम लोग उसको मोल्ड में जाएंगे, वापस से कोई दूसरा मोल्ड में डालकर उसको क्या कर सकते हैं, रिमोल्ड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उसको रिसाइकल कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, योर पॉलीथीन। हमारी जो प्लास्टिक की बैग्स होती हैं, पॉलीथीन होती है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर थर्मोप्लास्टिक। अनदर एग्जांपल इज पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, ये भी एक एग्जांपल है किसकी, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की। तो एक पॉइंट इसमें मेन जो कंसेप्ट इसका क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको हम लोग रिमोल्ड कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज ऑन हीटिंग दे बिकम सॉफ्ट, ओके, हीट करेंगे फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे, उसको मोल्ड कर लो, दूसरा प्रोडक्ट बना लो, उसको कूल करो तो वापस से क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे, फाइन। तो ये हो गई थर्ड कैटेगरी, विच इज नथिंग बट द thermoplastic, fine, okay। Now fourth category is thermosetting, fourth category is thermosetting, thermosetting। अब थर्मोसेटिंग क्या है, नाउ लेट्स से इसके एग्जांपल लेते हैं, बकेलाइट वगैरह है, मेलेमाइन है, ये सारे पॉलीमर्स हैं। जैसे बकेलाइट जो यूज होता है, देखो आप लोगों के कुकर होगा, है ना, पकाने के लिए, है ना, जिसमें आपके घर में खाना पकता होगा, कुकर होता है। कुकर का जो हैंडल होता है ब्लैक कलर का, राइट, आप लोग देखे होंगे ब्लैक कलर का हैंडल होता है, वो बना होता है बकेलाइट से। बकेलाइट एक पॉलीमर है, ओके, दैट इज थर्मोसेटिंग। इसका मतलब अगर आप उस हैंडल को हीट करेंगे ना, तो वो कभी भी जो सॉफ्ट होकर मोल्डिंग हम लोग उसकी नहीं कर सकते, वो रिजिड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे आर रिजिड इन नेचर, मतलब एक मतलब वो लोग बन गए तो वापस से हीट करने पर वो लोग सॉफ्ट नहीं होंगे, वापस उनको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता। सो कैन नॉट बी रीमोल्डेड, याद रखना, कैन नॉट बी
remolded. Why? Because they are rigid, they cannot become soft on heating. Yes, तो जब को हीट करेंगे तो वो वापस से ऐसे सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे कि जिसको हम लोग रिमोल्ड कर सके. सो दे आर रिजिड, दे कैन नॉट बी रिमोल्डेड. इस वजह से वो रिसाइकल भी हम लोग उसको नहीं कर सकते. द बेस्ट एग्जांपल इज योर बकेलाइट. और एक होता है मेलामाइन या यूरिया फॉर्मल्डेहाइड. ठीक है, जो भी एग्जांपल आप लोगों को लिखना है लिख लीजिए. ओके, मेलामाइन एक एग्जांपल होता है. That is the example of your thermosetting polymers. आगे बात समझ में? Fine. So these are some examples of thermosetting polymer. अब ये 4 कैटेगरी हो गई based on IMF. Okay, so based on IMF intermolecular force हम लोगों ने 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया. First one is elastomer, weak force of attraction, elasticity होती है. Examples are rubber, bonize. सेकेंड इज फाइबर्स. फाइबर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब स्ट्रेंथ लगाने पर वो ब्रेक नहीं होंगे. और बेसिकली वो कहाँ यूज होते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. एग्जांपल्स आर नायलॉन एंड पॉलिस्टर. देन थर्मोप्लास्टिक क्या होगा? हीट करेंगे, सॉफ्ट होंगे, उसको वापस रिमोल्ड कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. बेस्ट एग्जांपल इज पॉलीथीन एंड योर पीवीसी. एंड थर्मोसेटिंग क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, इनको हीट करने के बाद सॉफ्ट नहीं किया जा सकता, इनको रीमोल्ड नहीं किया जा सकता. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज बकेलाइट. योर यूरिया फॉर्मल्डेहाइड इज आल्सो एन एग्जांपल, मेलामाइन वगैरह. फाइन, तो ये 4 हो गई. नाउ ये तो हो गए आईएमएफ के बेस पर. सिक्स्थ एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी. बेस्ड ऑन बायोडिग्रेडेबिलिटी. ना अब ये क्या है? बायोडिग्रेडेबिलिटी हम सबको पता है. देखो, आप लोग जो पॉलीमर यूज करते हो, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला पॉलीमर जो है पॉलीथीन. ठीक है, पॉलीथीन हमारी प्लास्टिक. अब देखो, आप लोग रास्तों पर, सड़कों पर प्लास्टिक वगैरह पड़ी होती है, वो डिग्रेड नहीं हो पाती. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. अगर किसी प्लास्टिक को एक जमीन के अंदर आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर देखना, कर नहीं सकते बट करके देखना कि किसी प्लास्टिक को जमीन में डाल दो, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालकर उसको अच्छे से ढक दो. आप लोग 100 साल अगर जिए और 100 साल के बाद आकर उसको निकालेंगे ना, तो वो जैसे के वैसे रहेंगे. वो नेचर के अंदर डिग्रेड नहीं होती, डिग्रेडेबल नहीं है. दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, और जो बहुत ही ज्यादा हैजार्डस है हमारे नेचर के लिए. इसलिए देखो, प्लास्टिक जो पीछे बैन हुई है ना, फिर से शुरू हो गई, पता नहीं क्यों. तो जो बैन हुआ वो किस लिए? कि उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत बढ़ता है ना. वो नेचर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा हैजार्डस है. दे आर बायोडिग्रेड, दे आर कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल. आगे बात समझ में? तो अब हमको नीड किसकी है? कि कुछ ऐसे पॉलीमर्स बनाए जाए सिंथेटिकली जो बायोडिग्रेडेबल हो, जिसकी वजह से नेचर को कोई नुकसान ना हो, नेचर का कोई लॉस ना हो, और हमारा पोल्यूशन का इंक्रीमेंट ना हो. उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसे पॉलीमर्स बनाते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होंगे. इसलिए बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेस पर हम लोग 2 करते हैं, हम 2 कैटेगरी बनाते हैं. एक बनाते हैं बायोडिग्रेडेबल. ओके, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? अक्सर जितने भी हम लोग आज यूज करते हैं 95% नॉन डिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है, बट इसके लिए बायोडिग्रेडेबल भी कुछ है. तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन 2, नायलॉन 6. ठीक है, नायलॉन 2, नायलॉन 6 ये एक टाइप का पॉलीमर है जो कि क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है. दूसरी एग्जांपल है इसकी PHBV. ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, इसका पूरा नाम है. ये दोनों हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के सेक्शन में. अभी सिर्फ इसका नाम याद रखो. वन इज नायलॉन 2, नायलॉन 6. ओके, एंड द सेकंड वन इज PHBV. ये 2 पॉलीमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब इनका जो है यूज का जो वो बढ़ता जा रहा है कि इनको यूज करना है हमें. ठीक है, उसका जो ट्रेंड बन रहा है. और दूसरे कौन से होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ठीक है, उसकी बेस्ट एग्जांपल, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल कौन सी है? हमारी पॉलीथीन. ठीक है, जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह होते हैं वो सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. इसी तरह बकेलाइट वगैरह है,
ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। इसका मतलब ये नेचर में खुद से कभी भी डिस्पोज नहीं होंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, बल्कि इनको तो वापस से इस्तेमाल करके या कुछ ऐसी जगह उनको रखना पड़ेगा जहाँ से नेचर में इनका नुकसान ना हो, नेचर से इनको नुकसान ना हो। और बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो नेचर में इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं। सो दे आर बेटर टू यूज देन दिस। बट अब हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि हम लोग ये सारी चीजें इनके थ्रू बना सकें। तो लेट्स सी नेचर बाद में फ्यूचर के अंदर जब डेवलपमेंट होगा तो हो सकता है बाद में हमको सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स ही मिलने को दिखे। ओके, होप सो इट विल हैपन। सो ये हो गई क्लासिफिकेशन। 6 कैटेगरी है क्लासिफिकेशन में, आपको हर एक को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप लोग बिल्कुल इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। कभी कभी कोई एक क्लासिफिकेशन 2 मार्क्स के लिए आती है, कभी कभी 2 क्लासिफिकेशन 4 मार्क्स के लिए आ जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो पॉलीमर्स हैं वो बनते कैसे हैं, सिंथेसाइज कैसे होते हैं, उनमें प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।